मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में किन किन शक्तियों का जोर भारत में लगा हुआ है इस चुनाव में, और किन किन शक्तियों की प्रतिष्ठा और एजेंडा इस चुनाव में काम कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि राहुल गांधी और उनकी टीम का इतना मादा नहीं आज के दिन चुनाव में कि वो चुनाव को मोदी के सामने खड़ा कर सके, क्योंकि मोदी का ग्राफ बहुत ऊपर लेवल पर है और कांग्रेस का ग्राफ यानी राहुल गांधी का ग्राफ बहुत निचले स्तर पर है। लेकिन फिर भी ये चुनाव इतना गर्म, अब जैसे पहले कह रहे थे कि गर्म नहीं है, अब कितना गर्म हो गया है, तो उसके पीछे कारण क्या है आप इसमें ध्यान करेंगे कि बहुत सी विदेशी शक्तियों का भी भारत के चुनाव पर असर पड़ने वाला है, और इसीलिए उन शक्तियों ने भी भारतीय चुनाव में अपना पूरा दमखम लगा दिया है। जैसे कि आपको पता ही है, अभी आपने बयान भी सुना होगा, पाकिस्तान से भी कुछ बयान आए थे कि भारत में कांग्रेस की सरकार बन जाए। वहाँ के पूर्व मंत्री हैं फवाद चौधरी और ऐसे बहुत से नेता हैं, वो काफ़ी समय से भारतीय चुनाव में, हर देश का एक इंटरेस्ट रहता ही है, तो पाकिस्तान की प्रतिष्ठा भी और उनका जीवन मरण का प्रश्न भी भारतीय चुनाव पर है कि मोदी आएगा या मोदी जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की सेना के जो उनके अफसर हैं, उनकी इतनी मोटी मोटी जैकेट होती थी, जिसमें पाकिस्तान की आज हालत इतनी है कि वो इतने कमज़ोर हो गए हैं वहाँ के लोग, वो जैकेट उठा के ले गए तो उस एक जैकेट में 3-3 लोग पाकिस्तानी उसमें समा जाए, इतना जैकेट का साइज़ था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब जब भारत में कांग्रेस बढ़ती है तब तब पाकिस्तान में सेना का और पाकिस्तान बढ़ता है, वहाँ के आतंकवादियों का रुतबा बढ़ता है। जहाँ जहाँ भारत में जब जब कांग्रेस डाउन हुई तब तब पाकिस्तान की स्थिति भी डाउन हो गई। आज भारत में कांग्रेस बहुत बुरी स्थिति में है तो पाकिस्तान भी बुरी स्थिति में है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि उनके आतंकवादियों की रीढ़ टूट गई। विदेशी जो पैसा था भारत के लिए उनके पास आता था, उसकी हालत ख़राब है। क्योंकि पाकिस्तान का तो मिशन ही यही है कि भारत के साथ कश्मीर को लेकर, इसी विषय को लेकर कि गजवाए हिंद करना है, वहाँ के लोगों को और मुस्लिम कंट्रियों को भी बरगला कर पैसा इकट्ठा करना। लेकिन उनकी कमर भारत में नोटबंदी की वजह से और भी कई कारण रहे, वो पत्थरबाजी कश्मीर में बंद हो गई। तो इस समय पाकिस्तान में आटे के खाने के भी लाले पड़े। 1 किलो आटा मिल जाए उसके लिए भी छीना झपटी पाकिस्तान में चलती रहती है। तो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, वहाँ से बहुत से लोग सोशल मीडिया पे फेक आईडी, थॉट ऑफ राजपूत, बैंक ऑफ राजपूत, इस तरह से बहुत सी आइडियाँ, कुछ अम्बेडकरवाद के नाम से, इस तरह से आइडियाँ झूठी बनाकर वहाँ के लोग भारत के चुनाव को प्रभावित करते ही रहते हैं। उसके बाद दूसरी शक्ति की हम बात करेंगे, चाइना की। चाइना का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। आपने देखा होगा कि पीछे जब राहुल गांधी चाइना गए थे और उनके बीच में, दोनों के बीच में एक समझौता भी हुआ था, किसी MOU पर साइन हुए थे, तो उसके बाद से ही, वैसे शुरू से ही रहा है, और बहुत सी चाइनीज़ आइटम, और जब 2004 से 14 तक सब कुछ माल चाइनीज़ आता था। लेकिन अब धीरे 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 चाइना का बाज़ार भारत में सुस्त हो गया। आपको देखा होगा कि लगभग 250 ऐप चाइना की भारत सरकार ने बंद कर दी, जिसमें बड़ी फेमस एक ऐप थी टिकटॉक। यहाँ के लोग उनकी ऐप से जाकर अपना वो करते थे, टिकटॉक पे गाना बजाना और कुछ भी, बहुत सी ऐप को यूज़ करके, और उसकी कमाई का एक बहुत बड़ा साधन उनकी कमाई का उनके पास, चाइना के पास जाता था। तो इस तरह के 250 उनकी जो ऐप थी, और उनकी बड़ी बड़ी कंपनियों के खाते सीज कर दिए, वीवो हो या बहुत सी कंपनियों के। तो उसके लिए भी उनको तकलीफ़ की, भारत का बहुत बड़ा बाज़ार
ख़त्म होता जा रहा है। आपको ध्यान होगा अमेरिका को 4 साल लग गए टिकटॉक बंद करने में। अमेरिका में वो ताकत नहीं हुई, लेकिन भारत ने उनकी जो ऐप थी वो बंद कर दी। उनका व्यापार पहले से बहुत कम हो गया भारत में। तो चाइना की हालत भी इसलिए कि वो कांग्रेस यहाँ आए, इसके लिए भी उन्होंने, आपने देखा होगा कि उनके बयान आते हैं कभी ऊपर जो सेना के साथ युद्ध को लेकर, और ये यहाँ के कांग्रेसी नेता उनकी बातों को उठाकर यहाँ के चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। तो वो भी एक सिंडिकेट पूरी तरह से काम करता है चाइना का। तीसरी हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि अमेरिका का भी बहुत बड़ा दखल है, क्योंकि भारत में क्या होगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन वित्त मंत्री होगा, ये अमेरिका तय करता था। लेकिन आज के दिन तो किसी को पता ही नहीं कि क्या होगा। अमेरिका का पूरी तरह से भारत में दखल लगभग बंद हो गया सरकारी तौर पर, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले दबाव में अमेरिका कुछ भी करवाता था, लेकिन आज का भारत क्या करता है कि रशिया से भी अमेरिका के बैन के बावजूद रशिया से तेल खरीदता है सस्ते में। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पीछे 2019 के चुनाव में भी राफेल का मुद्दा आया था। अमेरिका ने बहुत जोर लगाया कि राफेल फ्रांस से भारत ना खरीदे, लेकिन भारत ने डील किया फ्रांस के साथ, क्योंकि अमेरिका अपने हवाई जहाज, उस लड़ाकू विमान यहाँ बेचना चाहता था, लेकिन भारत ने उसको ठुकरा दिया। दोस्ती भी रखी अमेरिका के साथ, लेकिन उनकी कोई भी मनोबली भारत में चलनी अब बंद हो गई। और उनका बहुत बड़ा हथियार का जो व्यापार था, अब धीरे धीरे भारत ने क्या किया, अपने हथियार, हमारा जो DRDO उसकी टेक्निक देखेंगे तो बहुत से हथियार अब सारे भारत में बनने शुरू हो गए। भारत ने तय कर लिया है कि हम हथियार के मामले में अब धीरे धीरे बिल्कुल भी इंपोर्ट बंद करेंगे। और पहली बार हुआ है कि भारत ने 20,000 करोड़ रुपए के हथियार बाहर भेजे हैं, निर्यात करने की आयात करने की बजाय निर्यात किया, यानी कि इंपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट किया है हथियारों का 20,000 करोड़ रुपए के। यानी भारत अब वो देश हो गया है। उससे भी अमेरिका की बड़ी हालत ख़राब है। पीछे अमेरिका ने कई बार से ऐसा प्रयास किया भारत के लोकतंत्र में दखल देने का या कुछ भी, और भारत भी, अब आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र में S जयशंकर जाकर खुलकर बोलते हैं कि तुम्हारे ये आने का कोई फ़ायदा नहीं। और अभी उनकी एक यूनिवर्सिटी में मामला आया, जब फ़िलिस्तीन और इजराइल का मामला था, तो उन्होंने कुछ किया तो भारत ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने भारत के, कि हमारी नज़र अमेरिकी की इंटरनल हालात पर बनी हुई है, हम देख रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है। अमेरिका को झटका लगा कि ये भारत अब हमारे हालात पर, यानी जैसे को तैसे करने की शक्ति आज भारत के पास है। तो इसलिए भी उनका पूरा रुझान कि किसी तरह के से मोदी को आने से रोकने पर है। पीछे आपने देखा होगा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, एक कंपनी है, प्राइवेट ही अपने आप को सर्वे करती है, खुद से ही लिख देती है, लेकिन उसका बड़ा मुद्दा बनाया कि पूरे विश्व में बढ़ती हुई भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना के बाद भी चल रही है, उसको कैसे बिठाया जाए। तो इसके लिए एक रिपोर्ट आई, उसका सहारा लिया गया, जो 1.5 साल बाद फेक नज़र निकली। उस रिपोर्ट को लेकर भारत के लोगों ने पता नहीं कितना तूफान मचाने की कोशिश की, और जो शेयर मार्केट थी और लोगों का नुकसान हो उस दिन के लिए हुआ भी। लेकिन भारतीय लोग आजकल इतने ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं, उनको पता था कि ये कंपनियां नहीं डूबने वाली, भारत नहीं, उन्होंने उसमें फिर और इन्वेस्ट किया, और वो वही कंपनियां और वही शेयर बाज़ार और हमारा अर्थव्यवस्था उसी रूप में और भी बढ़कर आई। और 1.5 साल बाद पता लगा कि वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से नकली थी। तो इस तरह से पूरी शक्तियां, जैसे जर्मनी में भी कुछ शक्तियां हैं, क्योंकि जापान और जर्मनी जैसे हमारे से आगे जापान है, अब जापान की हालत भी ख़राब है, उन्होंने अपना ब्याज का जो रेपो रेट है उसको भी बढ़ाना शुरू कर दिया है कि उनकी करेंसी डाउन ना हो, क्योंकि जापान आज बुरी स्थिति में है। क्योंकि पहले लगता था कि IMF ने कहा था कि 2030 में, क्योंकि कांग्रेस तो ये कहती थी कि हम 2043 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, देश पर्याप्त हो जाएगा, पीतम्बरम कहते थे, लेकिन मोदी ने तय किया कि 2030, उसके बाद विषय आया 2027 में भारत तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अब कहने में IMF की रिपोर्ट में भी ये कहा है
कि चौथी अर्थव्यवस्था तो भारत 2024 के अंत में, और तीसरी अर्थव्यवस्था हो सकता है 2025 में भी भारत पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाए। यानी इतनी ग्रोथ, क्योंकि पूरे विश्व में अगर आज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो जीडीपी रेट है, ग्रोथ रेट, वो भारत में है, 7% से भी ऊपर। तो आप देखेंगे, क्योंकि सबको चिंता भी है, 4 जून को जैसे ही आप देखेंगे नतीजे जब आएंगे, 4 जून को जैसे ही मोदी की गवर्नमेंट बनेगी, 4 तारीख रात को भारत में एयरपोर्ट लैंड करने की जगह नहीं मिलेगी। बड़ी बड़ी कंपनियां इंतज़ार में हैं जो भारत में लैंड करने वाली हैं। तो चाइना को ये खतरा है कि सारी कंपनियां उठ के भारत की ओर जा रही हैं। तो भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने वाला भी है। इसी बात को लेकर जो इन विदेशी लोगों को बड़ी चिंता है, क्योंकि उनका हथियार, उनकी दवाई, अभी आपने देखा होगा नैरेटिव सेट करने में भी कोविशील्ड का मामला वहाँ से आता है, इंग्लैंड से, और यहाँ चलता है। एक एस्प्रिन, आपने नाम सुना होगा, एस्प्रिन गोली या डिस्प्रिन गोली जब भी हम लेते हैं, उसके भी क्लोट जम जाते हैं शरीर में उसका ग्रहण करने से। कोई भी उसका हल्का फुल्का साइड इफ़ेक्ट किसी भी दवाई का रहता है। लेकिन कितना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी धराशायी हो गया। कभी संविधान को लेकर बड़ा बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं, कभी आरक्षण को बड़ा बड़ा मुद्दा बनाने का प्रयास वहाँ से चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, एससी समाज सुरक्षित नहीं है। अब देखेंगे अल्पसंख्यक और एससी समाज के विषय को लेकर भाजपा को 3 बार मौका मिला, भाजपा को 3 बार मौका मिला राष्ट्रपति पद पे अपना उम्मीदवार जिसको वो राष्ट्रपति चाहे बना सकते थे। तो पहली बार भाजपा ने किसको राष्ट्रपति बनाया? एक मुसलमान को, देशभक्त मुसलमान, क्योंकि भाजपा की नीति बहुत नज़दीक से देखेंगे तो यही रही है। अशफाक उल्लाह खां को कोई भी नहीं पूछेगा, लेकिन भाजपा के लोग उनकी जयंती को, और आप देखेंगे वहाँ के नेता ट्वीट करेंगे अशफाक उल्लाह खां को, ऐसे मोहम्मद हमीद को, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, जिन मुसलमानों ने, उनके लिए भाजपा के नेता पूरा आदर करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि अब्दुल कलाम जैसे व्यक्ति को, जो कि एक गरीब घर से उठ के आए, फिर वो अपनी पढ़ाई के दम पर, अपनी ताकत पर इतना ऊंचा स्तर प्राप्त किया, लेकिन जैसे ही मौका लगा भाजपा को राष्ट्रपति बनाने का, सबसे पहले उनको राष्ट्रपति बनाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। 2014 में जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही मौका मिला दोबारा राष्ट्रपति बनाने का, मोदी की सरकार में मोदी जी ने सबसे पहले एक एससी समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया। माननीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया, जो कि एक एससी समाज, कोली समाज, उत्तर प्रदेश से आते थे, बड़े गजब के व्यक्तित्व रहे, बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा, तो वो प्रयास किया। उसके बाद फिर जब भाजपा पूर्ण बहुमत में 2019 में आई, उसके बाद भाजपा को मौका तीसरी बार फिर राष्ट्रपति बनाने का मिला, तो भाजपा ने क्या किया? एक महिला, और कौन महिला? एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, जिसकी चमड़ी का मजाक राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु, इनके पिता समान हैं वो, सैम पित्रोदा ने अभी पिछले दिनों ही कहा था कि चमड़ी के रंग को लेकर, लेकिन भारत ने क्या किया? एक कल पूरे विश्व में एक बात है जहाँ रंग भेद, नस्ल भेद की बात चलती है, वो हमें को ज्ञान देते हैं, लेकिन भारत ने कोई मामला नहीं। और यही विपक्षी दल जो आज संविधान और आरक्षण की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने हर बार उनका विरोध किया, अब्दुल कलाम का भी विरोध किया, रामनाथ कोविंद का भी विरोध किया, और आज हमारी जो माननीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उसके खिलाफ भी उम्मीदवार खड़ा करके उसका नहीं तो प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि मैं देख रहा हूँ एक दिन कोई दलित राष्ट्रपति बनेगा तो मैं समझूंगा कि देश की कायाकल्प हो गई। अब तो दलित भी बन गया और आदिवासी भी, महिला आदिवासी भी राष्ट्रपति बनी। तो इनका एजेंडा जो है विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर वो धराशायी हो जाता है। लेकिन प्रयास, बहुत से लोगों को लगता है कि चुनाव बड़ा आसान होगा, इसलिए कोई भी चुनाव इतनी आसानी से नहीं होता। राहुल को हराना हो तो कोई बड़ी बात ही नहीं है नरेंद्र मोदी एंड टीम के लिए, लेकिन ये चुनाव पूरी विश्व की शक्तियों के साथ मिलकर लड़ा जा रहा है। ये चुनाव इतना आसान नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, उसमें रोज़ नए नए एजेंडे आएंगे, इसलिए प्रधानमंत्री को भी खुलकर उन एजेंडों को धराशायी करना पड़ता है। लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि भारत का लोकतंत्र
आज के दिन बड़ा परिपक्व है। राष्ट्रवाद की भावना आज के दिन भारत में पूरी तरह से समा चुकी है। जब राम मंदिर का आंदोलन वो उस दिन प्राण प्रतिष्ठा थी तो मोदी जी ने कहा कि 1000 आज राम आए हैं, 1000 साल तक भारत ऊंचाइयों को छुए, 1000 साल का रास्ता हमने आज से तय शुरू किया क्योंकि राम आए हैं। तो बहुत से विदेशी लोगों को लगता है कि भारत जो जातियों में बटा हुआ भारत था वो राष्ट्रवाद के नाम पर, एक राम के नाम पर इतनी जल्दी संगठित कैसे हो सकता है। इसलिए भारत संगठित ना हो, क्योंकि बांटो और राज करो की नीति रही, इसलिए जाति में बांटो, जातियों में बांटने के लिए वो ये खेल खेलते हैं। लेकिन भारत का मानस आज राष्ट्रवाद को लेकर पूरी तरह अग्रेसिव है। इसलिए मुझे नहीं लगता उसमें कोई शक है कि तीसरी बार भी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले किसी अंक में अगले विषय को लेकर बात करेंगे। मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।